हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 10th फैब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। हमारा पहला आर्टिकल सेडिशन लॉ के ऊपर है और ये आपका जीएस पेपर 2 पॉलिटी में कवर होगा। काफी इंपॉर्टेंट बेसिकली टॉपिक है और मेंस के लिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन जो आपको मेंस में आएंगे वो क्रिटिकली एनालाइज पे आएंगे। तो आपको अच्छे से इस टॉपिक के ऊपर तैयारी करनी है। प्रीलिम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, खासकर हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्लिया दायर किया गया था सेडिशन लॉ को रीएग्जामिन करने का, उसे खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिटीशन फाइल की गई है टू रीएग्जामिन द सेडिशन लॉ, इसमें जो पार्टिकुलर क्राइटेरिया होता है जो उन्होंने ले डाउन किए थे पास्ट में, दैट इज कि देयर शुड बी एन एप्रोप्रिएट काउज ऑफ एक्शन टू चैलेंज द लॉ, यानी कि किसी भी लॉ को अगर चैलेंज करना है तो एप्रोप्रिएट काउज ऑफ एक्शन होने चाहिए, यानी कि सिंपली कहे तो एविडेंस आप कह सकते हो। तो अगर हम बात करें सेक्शन 124 ए की आईपीसी 1860 के तहत, तो सेडिशन को डिफाइन किया गया है। और सेडिशन का क्या मतलब होता है इस सेक्शन 124 ए के तहत? तो कोई भी एक्ट जिसके कारण हेटर या फिर कंटेम्प्ट और एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट करने का प्रयास किया जाता है, टू एक्साइट डिसअफेक्शन, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ डिसअफेक्शन करने का अगर प्रयास किया जाता है, चाहे वो शब्द के माध्यम से हो और वो चाहे वो बोल के किया गया हो, लिखकर किया गया हो, या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के ही माध्यम से क्यों ना हो, या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ही क्यों ना हो, वो सेडिशन के कैटेगरी में आ जाएगा। और इसके तहत जो व्यक्ति होगा उसे पनिश किए जाएंगे। खासकर आप देख सकते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर अप टू 3 इयर्स विद फाइन। और जो पर्सन चार्ज किए गए हैं अंडर दिस एक्ट, वो अप्लाई नहीं कर सकते गवर्नमेंट जॉब के लिए एंड उनको बिना पासपोर्ट के साथ रहना होगा, यानी कि उनको उनकी अगर पासपोर्ट है भी तो वो जब्त कर ली जाएगी। तो आप देख सकते हो काफी हार्श प्रोविजंस है इसके। दैट्स वाई काफी ज्यादा इस पर क्रिटिक्स होते रहते हैं कि क्या इसे हटा दिया जाना चाहिए या फिर रहने दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के पॉइंटर्स आपको न्यूज में जरूर मिलेंगे। तो अगर हम बात करें सेडिशन केस जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसले भी दिए थे, तो ये कम्स अंडर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट कैटेगरी, और इसमें आप देख सकते हो वो सब भी केसेस आ जाते हैं विच इज फाइल्ड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ये सब के अंतर्गत भी अगर कोई ऑफेंसेस होते हैं तो वो सेडिशन के कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट दिया गया रोमेश थापर केस में, केदारनाथ या फिर कन्हैया कुमार केस में, उन्होंने सेडिशियस एक्ट को रिडिफाइन किया था। क्या बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक्ट करता है वो सेडिशियस तभी होगा अगर उस एक्ट से पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट होती है या फिर अटेम्प्ट टू वायलेंटली ओवरथ्रो ए लॉफुल गवर्नमेंट, यानी कि कोई लॉफुल गवर्नमेंट यानी कि आपका प्रॉपर प्रोसीजर्स के आधार पर गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया है, लेट्स से कि इलेक्शन के माध्यम से। तो अगर उसको वायलेंटली ओवरथ्रो करने का प्रयास किया जाता है तो उसको आप अटेम्प्ट कहोगे सेडिशन एक्ट के तहत। या फिर थ्रेटनिंग सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और ऑफ पब्लिक, तो पब्लिक या फिर स्टेट की सिक्योरिटी अगर खतरे में आती है किसी भी एक्ट से तो उसे भी सेडिशियस एक्ट ही माना जाएगा। आप यहाँ पे देखो जो भी सेडिशन केसेस फाइल किए गए हैं उसका अगर कन्विक्शन रेट की बात करें, कन्विक्शन रेट यानी कि एक तो होते हैं कि केस फाइल किए गए, लेकिन जो दूसरा होता है कि उस पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। तो आप देखोगे कि काफी कम कार्रवाई हुई है, काफी कम केसेस में कन्विक्शन हुआ है। 2016 के डाटा को देखें तो जो केस रिपोर्ट हुए थे सेडिशियस एक्ट के तहत, तो देख सकते हो 35 है
और जो टोटल केसेस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो अवेलेबल थे, जिसमें पिछले साल के भी पेंडिंग केसेस होंगे, वो 86 थे। और जो ट्रायल के लिए जो भेजे गए थे वो 16 थे। और जो कन्विक्शन पाई गई है, आप देख सकते हो ओनली 1। तो डायरेक्ट आपका 86 से 1 कन्विक्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 156 से 1, 190 से 2। तो इसका मतलब चार्जेस तो बढ़ते जा रहे हैं सेडिशन एक्ट के तहत, लेकिन जो कन्विक्शन है या फिर ट्रायल है, वो दोनों काफी कम होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता तो यही है, क्योंकि अगर टाइमली जस्टिस नहीं मिल पाता है ऐसे केसेस में, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो राइट्स है वो वायलेट होती है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको क्या याद रखने हैं। तो सेक्शन 124 एक्ट याद रखना है आपको, ये आईपीसी का इट डील्स विद द सेडिशन एक्ट। और क्या होता है सेडिशन का डेफिनेशन आपको याद रखना है। और अगर कोई व्यक्ति सेडिशन एक्ट के तहत चार्ज हो गया या कन्विक्ट हो गया, तो आप देख सकते हो क्या उसके आउटकम है। तो ये आउटकम को भी आपको याद रखना है। बाकी आपके जो ग्राउंड है सेडिशन एक्ट के, तो ये भी आप याद रख सकते हो, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वेरियस जजमेंट में दिए गए हैं। So let's move to the next article, friend. It is about a state of the art weather and climate prediction models जो नेशनल मॉनसून मिशन के तहत तैयार किए गए थे, अब ये ऑपरेशनल हो गए। तो इस मॉडल को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बेसिकली आपको ही पता है कि जो अब मॉनसून है वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। और ये जो आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिडिक्शन करते हैं मॉनसून का, कहीं ना कहीं उसमें भी काफी ज्यादा वेरिएबिलिटी है। ये वेरिएबिलिटी यानी कि जो डेट प्रिडिक्ट किए जाते हैं उस डेट पर मॉनसून अराइवल नहीं होती है। इनफैक्ट जो इनवेरिएबिलिटी है काफी ज्यादा नजर आती है। तो हो सकता था कि इस प्रकार की जो इनवेरिएबिलिटी आईएमडी के प्रिडिक्शन में दिखती है, वो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स या फिर जो मॉडल्स वो अडॉप्ट किए होंगे पहले, वो प्रॉपरली अपडेटेड नहीं होंगे। तो इसीलिए इस मिशन के तहत यानी कि नेशनल मॉनसून मिशन के तहत फिर से मॉडल मॉनसून प्रिडिक्शन के लिए एज वेल एज क्लाइमेटिक प्रिडिक्शन के लिए तैयार किए जाने थे। तो अब ये ऑपरेशनल हो गए हैं। हम बात करेंगे कि क्या है ये मॉडल। सबसे पहली बात करें, जो नेशनल मॉनसून मिशन है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत चलाया जा रहा है। 2012 में ही लॉन्च किया गया था, जिसके तहत स्टेट ऑफ द आर्ट डायनेमिकल प्रिडिक्शन यानी कि एक प्रकार से कह सकते हो मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन सिस्टम हो सके मॉनसून रेनफॉल का। और प्रिडिक्शन मॉडल्स में आप देख सकते हो मॉडल्स फॉर शॉर्ट टू मीडियम रेंज यानी कि 1 से 10 दिन का प्रिडिक्शन हो सकता है, या फिर एक्सटेंडेड रेंज का प्रिडिक्शन हो सकता है जिसमें 10 डेज टू 30 डेज आ जाते हैं, या फिर सीजनल प्रिडिक्शंस भी हो सकते हैं। अन्य टारगेट्स जो नेशनल मॉनसून मिशन के तहत है, आप देख सकते हो डेवलपिंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूट्स यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स है फॉरेन इंस्टीट्यूट्स है उनके बीच पार्टनरशिप डेवलप हो, सो दैट वो एक सिस्टम तैयार कर सके फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स यानी कि आप सब कह सकते हो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गए, या फिर स्टॉर्म्स हो गए, ये सब हो जाते हैं, या फिर अन्य क्लाइमेटिक जो इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। Along with develop a system for climate applications having social impact, है ना, यानी कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जो क्लाइमेट एप्लीकेशंस में इस्तेमाल हो सके, जिसका सोशल इम्पैक्ट होता है, जैसे एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट होता है, फ्लड फोरकास्ट पे इम्पैक्ट होता है। और नेशनल मॉनसून मिशन ऑगमेंटेशन विद हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी, तो ये जो मॉडल बनाए गए हैं इसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया गया है। कहीं ना कहीं इसके मदद से जो पैराडिम शिफ्ट हमको अचीव हुई है, खासकर वेदर और क्लाइमेट मॉडलिंग में फॉर ऑपरेशनल वेदर फोरकास्ट। और आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी कि पुणे में जो बेस्ड है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एग्जीक्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मिशन। और जो मेजर अचीवमेंट अंडर द नेशनल मॉनसून मिशन के तहत हुए हैं ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स, यानी कि फेज 2 वाले में देख सकते हो मॉनसून मिशन डायनेमिकल मॉडल तैयार किए गए हैं टू प्रिपेयर ऑपरेशनल सीजनल फोरकास्ट ऑफ मॉनसून रेनफॉल। साथ ही साथ साइक्लोन ट्रैकिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, एज वेल एज जिसकी जो इंटेंसिटी प्रिडिक्शन है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। आप हमें बताइए कि व्हाई मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं रेदर इन द अरेबियन सी।
साथ ही साथ कमीशनिंग ऑफ ग्लोबल इंसेंबल फोरकास्ट सिस्टम फॉर शॉर्ट एंड मीडियम रेंज प्रिडिक्शन, तो इसे भी कमीशन किया गया था। अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखना है, नेशनल मॉनसून मिशन। तो नेशनल मॉनसून मिशन आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत लॉन्च किया गया था। और क्या ऑब्जेक्टिव था, डायनेमिक प्रिडिक्शन सिस्टम मॉनसून रेनफॉल के लिए मॉडल तैयार करना। और जो अन्य टारगेट्स होते हैं एनएमएम के, उसे आपको याद रखने हैं। यानी कि अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें नेशनल मॉनसून मिशन ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है अच्छे से। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट इंडिया अफगानिस्तान साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंधार यानी कि सतूर डैम। इससे पहले भी भारत ने बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में किए थे, जैसे आप सलमा डैम को भी आपको पता होगा, या फिर ये जो आपका वहां का पार्लियामेंट तैयार किया गया था, भारत की मदद से तैयार किया गया था, एलोंग विथ अभी जो रोडवेज कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। आप हमें उस रोडवेज का नाम बताइए और कहां से कहां तक ये कनेक्ट करती है। और फिर और भी वेरियस प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेशन के साथ विद अफगान गवर्नमेंट मिलकर तैयार किए जा रहे हैं। तो उसमें से ही आपका एक लांधार सतूर डैम जिसको आप कह सकते हो वो भी है। तो हम बात करेंगे इस डैम के बारे में क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ हम इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस भी देखेंगे कि क्या चल रहा है। अगर हम बात करें सतूर डैम की, तो ये सेकेंड मेजर डैम होगा जो इंडिया के द्वारा बनाए जा रहे हैं आफ्टर द फ्रेंडशिप डैम, जिसको आप सलमा डैम भी कहते हो। सलमा डैम 2016 में ही बनकर तैयार हो गई थी। और ये जो डैम बनाने की प्रक्रिया है, आप कह सकते हो न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप का ही एक हिस्सा है जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ऑपरेट होता है। ये जो डैम बनाई गई है, इससे सबसे पहली बात तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सकेंगे काबुल सिटीज को। साथ ही साथ इरिगेशन वाटर्स भी अवेलेबल हो सकेंगे टू द नियर बाय एरिया, सो दैट एग्रीकल्चर में जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल किया जा सके। और ये जो डैम बनाई जा रही है, ये देख सकते हो आप, मैदन रिवर के ऊपर बनाई जा रही है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है काबुल रिवर की। और खुद काबुल रिवर फ्लो करता है पाकिस्तान में फ्रॉम द अफगानिस्तान। और आपको ही पता है कि काबुल जो है वो इंडस की भी ट्रिब्यूटरी है। और आप हमें बताइए कि इंडस का जो ओरिजिन लोकेशन है वो कहाँ है, और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कौन से वो 6 रिवर मेंशन्ड है, ये भी आप हमें बताइए। सिंस 2001 आफ्टर यूएस लेड फोर्सेस आउटस्टेड तालिबान, आपको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का इश्यू चल रहा है और अभी भी चल रहा है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं यूएस लेड फोर्सेस ने उसे खदेड़ने का भी प्रयास किया था 2001 से। और इंडिया ने अप्रोक्स मतलब 2001 से ही आप कह सकते हो भारत ने $3 बिलियन का एड प्रदान किया है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान को, क्योंकि आपको भी पता है जब से यूएस अपना कदम अफगानिस्तान में रखा है तालिबान को खदेड़ने के लिए, तब से कहीं ना कहीं अफगानिस्तान जो है प्रकार से डिस्टर्ब जोन में पहुंच गया है, जहां उनके जो सिविल राइट्स है लोगों के वो वायलेट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वहां की जो नॉर्मल लाइफ है वो इफेक्ट हुई है इस डिस्टर्बेंसेस के कारण। और जो मेजर प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं अफगानिस्तान रीजन में, आप देख सकते हो पहली बात तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वाले, जिसके तहत 1.1 मिलियन टन ऑफ व्हीट प्रदान किए जाते हैं अफगानिस्तान को। और भी बहुत सारे ऐसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से एक तो आपका व्हीट है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी है, जिसमें पार्लियामेंट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किए गए थे, जरांज देलाराम रोड, जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा था, जिसके तहत जो गुड्स और सर्विसेज ईरान बॉर्डर तक पहुंच पाते हैं। ये बनाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हमें अगर अफगानिस्तान पहुंचना है तो सबसे पहले ईरान से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, और ईरान से तब हम अफगानिस्तान के पास जाएंगे। और आपको याद रखना है प्रीलिम्स 2021 के लिए ईरान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डरिंग नेशंस है उसके बारे में। कनेक्टिविटी की बात करें तो चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में डेवलप किए गए हैं, डायरेक्ट एयर फ्राइट कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, तो ये सभी इनिशिएट किए गए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो 116 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनिशिएट किए गए। फिर आप देख सकते हो कैपेसिटी बिल्डिंग, स्कॉलरशिप दिए जाते हैं अफगान पीपल को अंडर द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ट्रेनिंग में। अब भारत के लिए अफगानिस्तान का क्या महत्व है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देख सकते हैं, इट इज इंडिया गेटवे टू ऑयल एंड मिनरल रिच सेंट्रल एशिया।
क्योंकि आपको ही पता है अगर हमें सेंट्रल एशिया जाना है जो कि एक काफी ज्यादा मिनरल रिच जोन है, जिसमें आपका कजाकिस्तान आ जाता है, तुर्कमेनिस्तान आ जाता है, काजिकिस्तान, ये सब आ जाते हैं। तो अगर वहां तक एक्सेस चाहिए तो हमको अफगानिस्तान का एक्सेस चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ अगर स्टेबल अफगानिस्तान होगा तो कहीं ना कहीं जो रीजनल और डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए जो भारत की है वो महत्वपूर्ण हो जाती, क्योंकि अगर अफगानिस्तान डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं जो भारत की इच्छा है सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होने की, उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को फुलफिल करने की, वो इफेक्ट होगी और वो इफेक्ट होती है तो डोमेस्टिक सिक्योरिटी भी इफेक्ट होगी। सो प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है? तो प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको बेसिकली जो आपका काबुल रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो आपका सलमा डैम है और सतुत डैम जो बनाए गए हैं ये याद रखने। कौन से रिवर पर बनाए गए हैं सतुत डैम? तो मैदेन रिवर पर बनाए गए हैं, जो कि खुद एक ट्रिब्यूटरी है काबुल रिवर की, और काबुल रिवर खुद एक ट्रिब्यूटरी है इंडस की। और ये जो आपके असिस्टेंस प्रोग्राम है ये आपको याद रखने चाहिए, जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला खासकर आपको याद रखने चाहिए और कनेक्टिविटी वाला आपको याद रखने चाहिए। और बेसिकली प्रीलिम्स के लिए इतना ही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA। इन्होंने इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट रिलीज की है। हम बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है इस रिपोर्ट में, लेकिन आपको याद होना चाहिए सबसे बेसिक जो प्रीलिम्स 2021 में पूछा जा सकता है वो यही है कि हु रिलीजेस दिस रिपोर्ट, और अभी तक के जो रिकॉर्ड है क्वेश्चंस के वो यही बताते हैं कि यूपीएससी या तो पैरामीटर्स पूछती है या फिर हु रिलीजेस इट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछती है। उससे ज्यादा वो डिटेल में नहीं जाती है कि इंडिया इतने पोजीशन पर है, अफगानिस्तान इतने पोजीशन पर है, इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाती है। तो ये जो आउटलुक है यानी कि जो रिपोर्ट है एग्जामिन करता है अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस जो इंडिया के द्वारा फेस किए गए हैं और एज इट सीक्स टू रिकवर फ्रॉम द कोविड-19 क्राइसिस। तो भारत अब तो कोविड-19 क्राइसिस से रिकवर हो रहा है, तो आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है और आगे क्या चैलेंजेस है जो भारत के द्वारा झेले जा रहे हैं या झेले जा सकते, वो एग्जामिन करता है। क्या हाईलाइट है? तो सबसे पहला हाईलाइट देख सकते हो, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है, यानी कि विश्व का तीसरा लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है, और एनर्जी यूज डबल हुए हैं 2000 के कंपैरिजन में, और 80% डिमांड स्टिल मेट बाय द कोल। तो हम लोग कोल डिपेंडेंट तो है ही है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, एलोंग विथ ऑयल एंड सॉलिड बायोमास। और पर कैपिटा बेसिस पर देखें तो एनर्जी यूज एंड इमिशंस वो काफी कम है, अप्रोक्स लेस देन हाफ द वर्ल्ड एवरेज। और रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सोलर पावर एंड फेवरेबल पॉलिसी कहीं ना कहीं भारत को मदद कर रही है टू ऑफर क्लीन अफोर्डेबल एंड रिलायबल पावर टू ग्रोइंग नंबर ऑफ हाउसहोल्ड एंड बिजनेसेस। तो ये तो बात है ही है कि कहीं ना कहीं 2015 से रिन्यूएबल एनर्जी पर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी population and urbanization in industrialization India approximately largest increase देखेगा एनर्जी डिमांड में एज कम्पेयर टू एनी कंट्री बाय 2040। तो डेफिनेटली हम लोग काफी ज्यादा इकोनॉमिकली ग्रोथ करने वाले देश हैं, और आपको ही पता है कि हाल ही में प्रेडिक्शन आया था कि भारत का जो ग्रोथ होने वाला है वो काफी ज्यादा हाई रहने वाली है। तो इसके लिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन या इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है उसको नीड्स को कैटर करने के लिए हमें एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट चलेगी। दैट्स वाई जो आने वाले समय है उसमें एनर्जी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, लार्जेस्ट इंक्रीज देखने को मिलेगा। और सोलर पावर इज सेट टू मैच द कोल शेयर इन पावर जनरेशन मिक्स विद इन 2 डिकेड्स, यानी कि ये अच्छी बात कही गई है कि आने वाले 20 सालों में जो सोलर पावर का शेयर है वो मैच कर सकते हैं कोल के शेयर से इन द पावर जनरेशन। प्रेजेंटली सोलर अकाउंट्स फॉर लेस देन 4% ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और 2030 आते आते नॉन फॉसिल शेयर जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी में होंगे वो अप्रोक्स 60% होंगे, अगेंस्ट टारगेट जो है 40% रखने का कहा गया था, विच वाज सेट आउट इन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। लेकिन आपको पता है ये जो NDC है वो वॉलंटरी है, दैट्स वाई टारगेट ब्रीच किए जा सकते हैं। आगे के क्या चैलेंजेस हैं? तो इम्पोर्ट बिल्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स वो ट्रिपल हो जाएंगे, क्योंकि इतने ज्यादा डिमांड हमें कोल ऑयल पर आने वाले समय में होने वाले हैं, और ऑलमोस्ट 50% राइज इन CO2 इमिशंस देखने को मिल सकता है आने वाले 2 डिकेड्स में, क्योंकि एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है। सो प्रीलिम्स 2021 के लिए मैंने बता दिया आपको, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको
ये रिपोर्ट के रिलीज कौन करता है इसके बारे में जानना है। और ये याद रख सकते हैं कि भारत वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग देश हो गया है। बस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट किस क्षेत्र में नहीं है? सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला क्षेत्र है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। क्यों है? इट इज ऑल बिकॉज जो इंडियन एग्रीकल्चर है, जो फार्मर्स है, आई थिंक कि 50% फार्मर्स जो है वो इंडियन रेनफॉल पर ही डिपेंड करते हैं। खासकर जो ईस्टर्न रीजन वाले फार्मर्स है वो इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। दैट्स वाई काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है इंडियन एग्रीकल्चर को अगर क्लाइमेट चेंज अपना इफेक्ट या कहर दिखाता रहता है तो। अर्लियर डिस्ट्रिक्ट लेवल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कंडक्ट की गई थी अंडर द नेशनल इनोवेशन मिशन इन क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ऑफ आईसीएआर। तो आईसीएआर का ही प्रोजेक्ट था नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिजिलेंस एग्रीकल्चर, और इसी में वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कंडक्ट की गई थी। की फिगर्स रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो क्या बातें कही गई है इस असेसमेंट में? तो देख सकते हो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देंगी, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन, मार्केट वॉलेटिलिटी इन द सेंस कि जब एग्रीकल्चर प्रभावित होगा, क्रॉस प्रोडक्शन प्रभावित होंगे, तो कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है वो राइज हो सकते हैं, और प्राइसेस राइज होने के बाद मार्केट वॉलेटिलिटी आ सकती है। Along with rising input cost, slowing response to added inputs that hinder the agricultural growth. Rainfed rice yields are projected to reduce marginally. तो आप देख सकते हो रेनफेड राइस यानी कि वैसे राइस जो रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, मॉनसून पर डिपेंडेंट है, ये जो है इसके यील्ड कम हो सकते हैं लेस देन 2.5%, एंड इरिगेटेड राइस यील्ड्स ये 7% से कम हो सकते हैं। काफी चिंताजनक बात है, 2050 का में बोल रहा है। फर्दर wheat yield प्रोजेक्टेड टू रिड्यूस बाय 6 से 25% इन 2100 एंड मेज yield 18 से 23%। ये सब आपको क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बता रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर वो इंक्रीज हो सकते हैं 1 से 1.3 डिग्री इन 256 डिस्ट्रिक्ट एंड बाय 1.3 से 1.6 डिग्री इन 157 डिस्ट्रिक्ट बिटवीन 2020 से 2049। जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स का, लाइव स्टॉक एंड फिश, वो भी अफेक्ट होने वाली है विद इम्प्लीकेशन ऑन फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड एंड सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। अब क्या मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजी बताई गई है जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं? तो प्राइवेट सेक्टर के लिए सबसे पहली तो बात, प्राइवेट इंश्योरेंस मार्केट का यूटिलाइज किया जाए सो दैट ये जो आपके डिजास्टर आते हैं जिस कारण फसल का बर्बादी हो जाता है उससे फार्मर्स को बचाया जा सके। प्राइवेट R&D करवाए जाए लाइक ड्राउट फ्री, जो आप कह सकते हो कि क्रॉप R&D और इन्वेस्टमेंट हो एग्रीकल्चर सेक्टर में। चेंज ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन है ना, क्रॉप कल्टीवेशन में बदलाव आए, यानी कि जो आपको ही पता है कि पंजाब और हरियाणा ह्यूज इरिगेशन के सहारे व्हीट को ग्रो करती है, राइस को ग्रो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्लाइमेटिकली ओरिएंटेड नहीं है। दैट्स व्हाई उन्हें सॉइल डिग्रेडेशन, फर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। अलॉन्ग विद जो ग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूट हो रहे हैं। अलॉन्ग विद एप्लीकेबल एग्रीकल्चर टेक्निक। पब्लिक सेक्टर के लिए क्या कहा गया है? तो आप देख सकते हो यूटिलाइजेशन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम। कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इरिगेशन सिस्टम्स हो जाते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ रिस्क, यूटिलाइजेशन ऑफ सब्सिडी अलॉन्ग विद एडिक्वेट कंपनसेशंस अगर कोई डिजास्टर आता है तो। बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखने हैं। तो ये मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए आपको इसमें से कुछ भी पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज फ्रेंड्स। इट इज अबाउट FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्स फॉर एंड टू इलीगल फिशिंग। तो क्या कंटेक्स्ट है? तो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स फर्स्ट एवर डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, उन्होंने बेसिकली स्ट्रॉन्गर एक्शन की बात कही है टू कम्बेट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। अगर हम बात करें इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग के बारे में, तो एक प्रकार से ये ब्रॉड टर्म है जिसमें वाइड वैरायटी ऑफ फिशिंग एक्टिविटीज को शामिल किए जाते हैं। और IUU फिशिंग
आपको ऑल टाइप्स एंड ऑल डायमेंशंस ऑफ फिशरीज में मिल जाएंगे, और ये हाई सीज में भी किए जाते हैं, इन एरियाज विद नेशनल जुरिडिक्शन वहां पर भी किए जाते हैं। एफएओ ने अर्ज किया है कंट्रीज के साथ कि वो पार्टी बने एफएओ एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर। याद रखना है आपको, अगर पूछा जाए कि पोर्ट स्टेट मेजर एग्रीमेंट किसका है तो ये एफएओ का है, एन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट टू कम्बेट आईयूयू फिशिंग, और इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है, यानी कि पोर्ट स्टेट मेजर का पार्टी नहीं है। तो ये याद रखना है आपको कि ये किसका है और भारत मेंबर नहीं है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट हाउथी रिबेल्स। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफाई किया है कि वो हाउथीज को रिमूव कर देंगे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इससे क्या बेनिफिट होगा, तो इट विल हेल्प असिस्ट ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स प्रोवाइड क्रूशियल एड टू द वायरिंग साइट्स इन येमन। हाउथी रिबल्स की अगर हम बात करें तो वो यमन के जो नॉर्दर्न प्रोविंस है सदा, वहां से ये बिलोंग करते हैं, विच बॉर्डर द सऊदी अरेबिया, और दे आर कंसिडर्ड टू बी बैक्ड बाय ईरान, ये तो आपने भी सुना होगा, एंड हैव बीन फाइटिंग ए कॉम्प्लेक्स वॉर विद यमनी गवर्नमेंट। सऊदी अरबिया और अदर सुन्नी अरब स्टेट्स, इन्होंने बेसिकली एयर कैंपेन भी चलाया था फॉर डिफीटिंग द हाउथीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो स्टेट डेवलपमेंट लोन की बात करें तो ये 10 इयर्स का बॉन्ड आप कह सकते हो, इश्यूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आपको भी पता है कि स्टेट गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म बॉन्ड यानी कि बॉन्ड्स विच इज लेस देन 1 ईयर यानी कि ट्रेजरी बिल्स वो इश्यू नहीं कर सकते, तो वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड इश्यू करते हैं। तो स्टेट डेवलपमेंट लोन बेसिकली वही हुआ 10 ईयर बॉन्ड इश्यूड बाय सम स्टेट, और ये 7% मार्क क्रॉस कर गया है, इंडिकेटिंग द स्ट्रगल फॉर स्टेट्स अहेड टू कीप देयर इंटरेस्ट कॉस्ट इन चेक। तो अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है आपका एसडीएल, तो ये डेब्ट सिक्योरिटीज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए जाते हैं, सो दैट वो अपने डेफिसिट यानी कि जो इनके एक्सपेंडिचर है उसको फंड किए जा सके, और आरबीआई इश्यू करता है इन सिक्योरिटीज को ऑन देयर बिहाफ थ्रू ऑक्शन। और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं एसडीएल मार्केट में से बैंक हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब हो सकते हैं। और एसडीएल्स की जो है वो क्वालिफाई होते हैं अप्रूव्ड एज एसएलआर यानी कि स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि कोई बैंक अगर इसे खरीदता है तो वो एसएलआर कोटा वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में क्वालिफाई हो जाते हैं। एंड ऑल्सो फॉर रिपो इन द एलएफ यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आपको ये पता है रेपो रेट यानी कि एक प्रकार से इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए विदाउट कोलेट्रल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट लोकपाल। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने रूल किया है कि जो सेंटर है उसे माइन्यूट को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है ऑफ द सिलेक्शन कमिटी मीटिंग टू चूज चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ लोकपाल। तो लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट की बात करें तो ये लोकपाल यूनियन लेवल पर यानी कि नेशनल लेवल पर और लोकायुक्ता स्टेट लेवल पर गठित करने की बात करता है, सो दैट ये इंक्वायर कर सके इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट सेंट्रल पब्लिक फंक्शनरी। याद रखना, अगेंस्ट सेंट्रल पब्लिक फंक्शनरी। लोकपाल कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स, और आउट ऑफ 8 मेंबर्स आप देख सकते हो 15% जो है 50% वो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 50% वो एससी एसटी ओबीसी या माइनॉरिटीज या फिर वुमेन से बिलोंग करेंगे। तो 50% जुडिशियल, उसमें भी क्या 50% जो होंगे वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और वुमेन से बिलोंग करेंगे। और मेंबर्स जो होंगे वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी व्हिच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। आप हमें बताइए जो सिलेक्शन कमिटी है इसमें तो प्राइम मिनिस्टर होते ही होते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट एनीमिया मुक्त भारत। तो अगर हम बात करें एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी की, तो ये 2018 में ही लॉन्च किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव की जो अमोनिया प्रेवलेंस है एमंग चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट्स एंड वुमेन इन देयर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप उसको कम किया जा सके। और जो इंटरवेंशन है अंडर द एनीमिया मुक्त भारत, इसमें आपको प्रोफाइलेटिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। आपको ही पता है एनीमिया मतलब बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी होती है। डिवॉर्मिंग, बिहेवियरल चेंजेस एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम एक्सेट्रा ये सब चलाई गई थी। और एनीमिया जो कंडीशन जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं यानी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं या फिर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो इनसफिशिएंट होती है टू मीट द फिजिकल नीड। और आयरन डेफिशिएंसी तो आपको ही पता है मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एनीमिया, तो याद रखना है आपको। और आरबीसी की भी कमी हो जाती है एनीमिया में, और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो इनसफिशिएंट हो जाती है कि जो फिजियोलॉजिक नीड्स है बॉडी की वो उसको कैरी ऑन कर सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, इट इज अबाउट कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस स्कीम।
तो ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और ये जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का यानी कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस स्कीम, आप देख सकते हो क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनेबलिंग ऑफ आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशंस, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आईपी की चोरी हो जाती तो उसको प्रोटेक्शन देना है, originating from the faculty and the students of higher educational institutions. ट्रेनिंग प्रोग्राम आईपीआर के ऊपर फॉर फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ये भी लाए जाएंगे, एंड सेंसिटाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइब्रेंट आईपी फाइलिंग सिस्टम. Let's move to the last article friends. It is about central sector scheme for promotion of international cooperation आयुष. तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का स्कीम है विद ऑब्जेक्टिव की इंटरनेशनल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, शोवारिक, नेचुरोपैथी, ये सब आयुष के कंपोनेंट्स है. इनको इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया जाए, रिकॉग्निशन दिलवाया जाए, इसके लिए स्कीम लॉन्च की गई है. साथ ही साथ प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट आयुष स्ट्रेंथ्स एंड यूटिलिटी इन इमर्जिंग हेल्थ प्रॉब्लम, एस्टेब्लिशिंग आयुष एकेडमिक चेयर्स इन फॉरेन कंट्रीज. तो ये सब प्रमोशन के तरीके हैं. और वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ स्कीम आप देख सकते हो, इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट्स एंड ऑफिसर्स, इंसेंटिव टू ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब शामिल होते हैं. और हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कंट्री टू कंट्री मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए थे फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड होम्योपैथी. तो ये थे फ्रेंड्स आज के आर्टिकल, और होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया हो. अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच.